तो ये समझ में आ गया हमें कि मजदूर इस वजह से महानगरों में गए थे क्योंकि उन्हें अपने राज्यों में काम करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपके यहाँ कोई काम करने के लिए आता है और बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसे बोलेंगे कि भाई आप यहीं पे कुछ दिन रुकिए जब तक माहौल सही नहीं हो जाता और तब आप वापस चले जाइएगा। और ये पलायन जो है ये ऐसा भी नहीं था कि ये पलायन पिछले 5 साल 6 साल की बात है या 10 साल की बात है। ये जग जाहिर है कि यह पिछले 2-3 दशकों से लगातार चलता आया है। हमारे बाप दादा भी निकले थे और उन्होंने भी पलायन किया था महानगरों की तरफ। जो महानगर में थे वो भारत से बाहर की तरफ पलायन कर रहे थे। सारे के सारे मीडिया चैनल भी उसी पे लुझ गए हैं। जब भी कोई मजदूर सड़क पे पलायन करता हुआ दिखता है तो देखो मजदूरों को तो समझ में आता नहीं है। उनके सामने माइक रखोगे उनको बचपन से यही समझ में आता है कि भाई माई बाप सरकार है। जिम्मेदार कौन था? सूचना देने वाला आदमी जिम्मेदार था। क्या मीडिया को वहाँ पे कोई रोल नहीं दिख रहा है? ये दौड़ के जो इमिग्रेशन वाले लेबर जो लेबर्स हैं, अप्रवासी मजदूर हैं जो चल रहे हैं रोड के, उनके पीछे माइक और कैमरा लेके दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे आपको। ये बता दीजिए, एकदम हमें ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, हमें एकदम बढ़िया वाला फुटेज मिल जाए ताकि एकदम लोगों का कलेजा फट जाए देख के और बोले वाह क्या रिपोर्टिंग की है, वाह। जी नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सकुशल होंगे इस कोरोना की महामारी में। मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से YouTube चैनल अदना सामाजिक प्राणी में। आज जो मैं मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह पहले से ही बहुत बहुचर्चित है। मैं बात करने जा रहा हूं अप्रवासी मजदूरों की। इस विकट समस्या से पूरा देश गुजर रहा है, कोरोना, और इस बीच सड़कों पर लगातार मजदूरों का पलायन चर्चा का विषय है मीडिया में। या तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें या आप सोशल मीडिया की बात कर लें, हर जगह इसके बारे में बात की जा रही है। करुणा के सागर फटे जा रहे हैं। लोग हृदय विदारक चित्रों के साथ अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत किए जा रहे हैं लगातार। मीडिया भी इसमें काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। इनकी भूमिका सराहनीय है कि यह लोगों के दुख दर्द को लोगों तक पहुंचा रही है। विवेचना का विषय या मकसद ये नहीं है कि इसमें से मैं किसी दोषी को तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सिर्फ समीक्षा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो मैं आज कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके पास जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इसके पहले कि हम उन पॉइंट्स तक आगे बढ़ें, हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि ये अप्रवासी जो शब्द है, अप्रवासी शब्द या प्रवासी शब्द का मतलब क्या होता है। इसका मतलब साधारण है कि आप वहाँ के निवासी नहीं हैं और आप कहीं बाहर से, कहीं दूसरे राज्य से या किसी दूसरे देश से आप आकर के वहाँ पे सिर्फ काम करते हैं। काम करने के बाद आप कोशिश करते हैं कि आप उस जगह में, क्योंकि आप काम करने के लिए आए हैं, तो ऐसा तो संबंध आप बना नहीं सकते उस जगह से कि आप सिर्फ काम करें, वहाँ का पैसा लें और आप घर चले जाएं। कई बार लोग कोशिश करते हैं कि उसी जगह में बस जाएं। हालांकि आप जब किसी जगह काम करने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था जहाँ से आप काम करने के लिए आए हैं वहाँ से ज़्यादा सुदृढ़ है। यही वजह है कि आपको वहाँ पे रोज़गार मिला। तो फ़लसफ़ा बिल्कुल साफ है आपके सामने कि अगर यूपी और बिहार से लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता और अन्य महानगरों की तरफ गए थे काम करने के लिए, तो इसकी वजह यह थी कि इन राज्यों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी रोज़गार के लिए, और ये राज्य सरकार की गलती है। केंद्र सरकार भी इसमें सम्मिलित है कहीं ना कहीं, लेकिन ये मुख्यतः राज्य सरकार की गलती मानी जाएगी क्योंकि राज्य को आगे बढ़ाना राज्य सरकार का काम है और इसके लिए केंद्र जितनी सहायता हो सकती है वो देती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें कि मजदूर इस वजह से महानगरों में गए थे क्योंकि उन्हें अपने राज्यों में काम करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, और ये पलायन जो है ये ऐसा भी नहीं था कि ये पलायन पिछले 5 साल 6 साल की बात है या 10 साल की बात है। ये जग जाहिर है कि यह पिछले 2-3 दशकों से लगातार चलता आया है। हमारे बाप दादा भी निकले थे और उन्होंने भी पलायन किया था महानगरों की तरफ। जो महानगर में थे वो भारत से बाहर की तरफ पलायन कर रहे थे क्योंकि उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था कंपैरेटिवली जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था से कम नज़र आई थी। यही वजह है कि लोग विदेश गए, वहाँ पे काम करने लगे। कुछ लोग वहाँ बस गए, NRI बन गए।
तो वापस आते हैं मुद्दे पर कि अप्रवासी मजदूरों की जो समस्या है, हम समझ चुके हैं कि अप्रवासी मजदूर कौन है। अब ये समझिए कि इस समस्या को जन्म किसने दिया। आज जो अप्रवासी मजदूर लगातार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं, बिना खाए पिए अपने बच्चों को कंधे पर लिए, सामान लादे लगातार कड़कती धूप में चलते जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़े जा रहे हैं, तमाम आपको तस्वीरें दिखेगी सोशल मीडिया पर। बहुत सारे जो न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल्स हैं वो लगातार इनको दिखाएंगे, आपको पैर के फफोले दिखाए जाएंगे, मज़दूरों के शरीर से रिश्ता पसीना दिखाया जाएगा। एक मज़दूर फ़ोन पे बैठ के बात कर रहा है और रो रहा है साथ में, उसको भी दिखाया गया है। इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी उछाला। इनफैक्ट इतना मार्मिक दृश्य ये था कि इसको पाकिस्तान के भी न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि देखो भारत की हालत ऐसी है। हालांकि ये तो हास्यास्पद विषय है कि पाकिस्तान भारत के बारे में छीटाकशी करने की हालत में है। इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना होगा हमारे वामपंथी गिरोह का और वामपंथी मीडिया का। खैर, समस्या को जन्म किसने दिया? समस्या को जन्म दिया है किसने, ये आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं थोड़ी देर इस पर बात करता हूँ, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई काम करने के लिए कोई आदमी है, आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, ठीक है। तो आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया तो आपने भाई किसी कारीगर को बुलाया, वो आपके घर में आया, उसने मशीन ठीक कर दिया और वो बाहर निकलने लगा। और जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, बाहर बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया और बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपका मानव धर्म क्या कहता है कि भाई तुम्हारा काम हो गया है, ये पकड़ो अपने पैसे और तुम निकल जाओ घर से और तुम कहीं बाहर खड़े हो जाओ या जो भी है। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा एक उदाहरण था जिसमें कि मानवता ये बोलेगी कि भाई तुम रुक जाओ थोड़ी देर, जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप यहीं रुक जाओ, क्योंकि बाहर आप भीग जाओगे। या अगर आपको ये पता है कि बाहर जो है रुकने की व्यवस्था है तो आप उनको बोलोगे कि भाई आप वहाँ चले जाओ, आधे घंटे जब भी आपको रुकना है रुकिए वहाँ पे, और वहाँ से फिर बारिश ख़त्म होने के बाद आप चले जाइएगा। ये बोलती है मानवता। अगर आपके यहाँ कोई काम करने के लिए आता है और बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसे बोलेंगे कि भाई आप यहीं पे कुछ दिन रुकिए जब तक माहौल सही नहीं हो जाता और तब आप वापस चले जाइएगा। मैं तो सिर्फ इस उदाहरण में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ही अल्प समय के लिए सत्य है कि कोई आया, काम किया और वो चला गया, आपने उनको मेहनताना दे दिया। लेकिन ये पूंजीवादी जो लोग हैं, ये जो महानगरों में ठूसे पड़े हैं, ये धन्ना सेठ, इन लोगों ने क्या किया? और सिर्फ ये धन्ना सेठों की बात नहीं है, ये सारे कैपिटल, सारे पूंजीवादियों की बात मैं कर रहा हूँ, सारे उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ। किसी भी सेक्टर से आप उठा लीजिए, चाहे वो आप फिल्म से उठा लीजिए, प्रोडक्शन से उठा लीजिए, चाहे आप शिक्षा से उठा लीजिए, चाहे आप कंस्ट्रक्शन से उठा लीजिए, आप किसी भी प्रोडक्शन में आज के आप कपड़ा मिलों को देख लीजिए, आप फैशन इंडस्ट्री की वही हालत हो रखी है। ये जो लगातार गाना गाए जा रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं बचा, हमारे पास पैसा नहीं बचा, मैं पूछता हूँ क्या इनके घरों में एसी चलना बंद हो गया है इस गर्मी के माहौल में? क्या इन्होंने खाना खाना बंद कर दिया है? क्या इनके पास कार नहीं है? क्या नहीं है? क्या वो अपने कार में सफ़र नहीं कर रहे हैं? आज के रेट में सब कुछ है उनके पास। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सब कुछ दे दीजिए, लेकिन आप ये तो सोचिए कि जो आपके यहाँ काम करता था, आपने ऐसे माहौल में उसको घर पलायन करने को मजबूर कर दिया। आपने सीधा सीधा बोल दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये गलत बात है और इसकी जिम्मेदारी आपने सरकार पे थोप दी और सारे के सारे मीडिया चैनल भी उसी पे लुझ गए हैं। जब भी कोई मजदूर सड़क पे पलायन करता हुआ दिखता है तो देखो, मजदूरों को तो समझ में आता नहीं है, उनके सामने माइक रखोगे, उनको बचपन से यही समझ में आता है कि भाई माई बाप सरकार है। उनके दिमाग में जो डाल दिया जाएगा वो मान लेंगे। तो भाई ये एक तहजीब सी चलती आ रही है, ये एक कांग्रेसी तहजीब सी चलती आ रही है कि हम तुम्हारे माई बाप हैं, ठीक है, तुम्हारा एम्प्लॉयर कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं और हम ही तुमको पैसा देते हैं और आर्थिक मदद जो भी होगी वो सरकार की तरफ से आएगी। ये बहुत ही वाहियात सा ख्याल मजदूरों के दिमाग में ठूसा गया है और मीडिया इसको लगातार दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि मीडिया का भी इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है। शायद वो भी पूंजीवादी जो समाज है, जो व्यापारी वर्ग है, उसके दबाव में चल रहा है। और ये सही है क्योंकि उनको भी नौकरी करनी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
वो क्या कर सकते हैं? एक रिपोर्टर को पैसा चाहिए तो वो वही रिपोर्ट दिखाएगा ना जिससे उसको पैसा मिले। सत्यान्वेषी तो कोई है नहीं यहाँ पे, है कि नहीं? उनका तो घर चलता है इस चीज़ से। तो वो बार बार वही फफोलो वाले पैर की तस्वीर लगाएंगे और अपना करुणा का सागर उड़ेल देंगे आपके सामने। देखिए मानवता के नाम पे क्या हो रहा है भारत के अंदर। देखिए सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो सबके तलवों के नीचे फूल बांध कर उड़ाते हुए उनको घर पहुंचा दिया जाता आज के डेट में, या घर पहुंचाने की नौबत ही नहीं आती। खैर, केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका पर बात करते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है और राज्य सरकार क्या कर सकती है। अगर किसी राज्य विशेष से किसी दूसरे राज्य में पलायन हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज बिहार में, यूपी में करीबन 25 लाख दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए तो 25 लाख मजदूर पलायन करके दिल्ली से, बॉम्बे से, कोलकाता से, ये सब भाग करके वहाँ पे गए हैं, जाने पे विवश हो गए हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई पलायन हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जहाँ मजदूर जा रहे हैं या जहाँ से मजदूर आ रहे हैं? क्या मुझे महाराष्ट्र की सरकार को और दिल्ली की सरकार को या दूसरे जो राज्य हैं जहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए? क्योंकि आपके घर से लोग जाने को विवश हो गए, इसकी वजह क्या थी? इसकी क्या वजह हो सकती है? यही वजह हो सकती है कि उनको भरण पोषण के लिए उचित साधन नहीं मिले, उनको 2 जून की रोटी नहीं मिली उनको। और क्या हो सकता है? मजदूर गए ही थी क्यों? दिल्ली मजदूर क्यों जाते हैं? बॉम्बे मजदूर क्यों जाते हैं? काम करने जाते हैं ताकि कमा सके, पेट भर सके, अपना अपने परिवार का 2 पैसे बचा सके। आप बोलते हैं कि लॉकडाउन में काम नहीं चल रहा है तो भाई आपके ऊपर पैसे नहीं है देने के लिए। अरे ठीक है, पूंजीपतियों ने अगर मान लो हाथ खड़े कर दिए कि पैसे नहीं है, लेकिन वो मजदूर रोड पे तो नहीं सो रहे थे, कहीं ना कहीं तो रह रहे थे। उनकी व्यवस्था क्यों नहीं कराई? जब आपने रोहिंग्या को कॉलोनी बना करके दिया था दिल्ली सरकार ने, तो वहाँ पे 300 रोहिंग्या को बराबर व्यवस्था कर दी गई, ऐसा दिखाया गया है। मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही जाके जांच कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन जिन लोगों के पास जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनको पलायन करने पर मजबूर हो गया, उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया? क्योंकि वो आपको वोट नहीं देते हैं। यही वोट बैंक की राजनीति की है आपने, क्योंकि उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता है और वो दिल्ली में आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन रोहिंग्या का आपने आधार कार्ड फर्जी बनाया और वो वोट देंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है, ये बेहुदापन है, ये मानवता के नाम पर धब्बा है। सोचिए इस बारे में। पहले तो पूंजीपति वर्ग, व्यापारी वर्ग, और उसके बाद ये जो राज्य सरकारों ने ये मजाक उड़ाया है गरीबी का, ये अनदेखा नहीं होना चाहिए। यही समय है, आपको दिखेंगे कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, साफ उभर कर आ रहे हैं ये सब। ये जो जल्लाद लोग हैं जिनको सिर्फ राजनीति करने से फुर्सत नहीं है, ऐसे गंभीर समय में भी सिर्फ ये अपनी खुद की सोच रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आप, प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच जो प्रसंग हुआ ये बसों को लेकर के, इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसमें मीडिया की क्या भूमिका रही वो भी समझने की कोशिश कीजिए। मुख्य विषय ये था कि मजदूरों को पहुंचाने के लिए बसों का इंतज़ाम किया जाए, यही था मुख्य विषय और कुछ नहीं। 2 राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें बात क्या हो रही है कि मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह बसों से पहुंचाया जाए और उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है और उनकी स्क्रीनिंग की जाए, ये मुद्दा है। ठीक है, अब इसमें 3 मेन जो पार्टी हैं वो इन्वॉल्व हैं, 2 राज्य सरकारें इन्वॉल्व हैं, 2 लीडर इन्वॉल्व हैं वहाँ के, और मीडिया का काम क्या है कि जो भी हो रहा है उसको साफ साफ दिखाया जाए। लेकिन मीडिया कर क्या रही? मीडिया को रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी कि ये फलाना बस यहाँ से यहाँ निकली है, जिन लोगों को यहाँ बस पे पहुँचना है आप इस जगह पे पहुँच जाइए। जैसे कि आप अगर मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपको सूचनाएं कहाँ से मिलती है? लाउड स्पीकर पे चल रहा होता है, प्लेटफॉर्म नंबर फलाना पे, प्लेटफॉर्म नंबर फलाना की गाड़ी में जाएगी, आप वहाँ पहुँच जाइए। ये होती है सुविधा मुहैया कराना। मीडिया अपना रोल ही भूल गई है इस आपाधापी में, हालांकि पहले भी भूल चुकी है, क्योंकि आप जब सिर्फ एक मुनाफाखोरी के मॉडल पे चलना शुरू कर देते हैं तो आप मानवीय मूल्यों को सही में भूल जाते हैं। लेकिन ये समय नहीं है, कम से कम ये समय नहीं है कि एक मीडिया
प्रियंका गांधी की तरफ से बोलेंगी, दूसरा योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोलेगा, और इस टकराव में क्या होगा, सिर्फ खबरें बनेगी, और खबरों से पेट नहीं भरता है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं। तो आप समझिए इस बात को। मीडिया का काम यही था कि वो सूचनाएं उपलब्ध कराए आम जनता को, सही सूचनाएं। सही सूचनाएं कहां से मिलेंगी, तो आपको मिलेगी जो लोग व्यवस्था करा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस के प्रपंच की, तो वो जग जाहिर है। वो जो ऑटो रिक्शा के नंबर मिले हैं, जो बसों की फहरिस्त में, और 1000 भी नहीं थे, ऐसी बहुत सारी सूचना। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, लेकिन इसकी ज़रूरत है क्या? क्या ये ज़रूरी था मीडिया को दिखाना, या मीडिया को ये दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई बसें चलने वाली हैं कहाँ से? यही हुआ दिल्ली में, निज़ामुद्दीन में अगर लोग लाइन लगा करके वो बस स्टैंड पे आ गए, तो इसका जिम्मेदार कौन था? सूचना देने वाला आदमी जिम्मेदार था। क्या मीडिया को वहाँ पे कोई रोल नहीं दिख रहा है? ये दौड़ के जो इमिग्रेशन वाले लेबर, जो लेबर्स हैं, अप्रवासी मजदूर हैं जो चल रहे हैं रोड के, उनके पीछे माइक और कैमरा लेके दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे आपको। ये बता दीजिए, एकदम हमें ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, हमें एकदम बढ़िया वाला फुटेज मिल जाए, ताकि एकदम लोगों का कलेजा फट जाए देख के और बोले वाह क्या रिपोर्टिंग की है, वाह। केजरीवाल नीतीश कुमार प्रसंगों की बात करते हैं। 2 राज्य यहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं। केजरीवाल जी जो है मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के। कितने 9 लाख मजदूर वहां से गए हैं, 9 लाख मजदूर। क्यों गए भाई? पहली बात तो ये, वो दिल्ली गए क्यों थे? इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार। और अगर दिल्ली में थे तो इस आपाधापी के समय उनको वापस बिहार जाने की जो सनक थी वो क्यों आई? इसका मतलब है वो इनसिक्योर फील कर रहे थे दिल्ली के एनवायरनमेंट में। उनको लगा कि दिल्ली सरकार असक्षम होगी, जबकि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी तमाम चीज़ें हो रही है। अगर मजदूर गए हैं तो यही तो बना रहे हैं ना भाई। अगर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वहाँ की फैक्ट्रीज चालू हैं, तो क्या आसमान से तो लोग आ नहीं रहे हैं, बिहार से ही आके काम कर रहे हैं ना आपके। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 2-3 महीने के लिए उनकी व्यवस्था कर दी जाए थोड़ी अच्छी तरह से, या पूंजीपतियों को बम्बू डाला जाए कि भाई तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया तुमने? एक तो तुम इतना पैसा नहीं देते कि उनके पास इतना रिजर्व हो पाए कि वो 3 महीने तक अपनी ज़िंदगी चला पाएं। इतने कम पैसे पे आप शोषण करके काम कराते हैं उनसे, और जब समय आता है तो आप सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं। क्या यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से पूछने की? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा और नीतीश कुमार प्रसंग देखिए, नीतीश कुमार ने कहा था, ये कितना अच्छा एक उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो बात है वो सो बात है। नीतीश कुमार ने कहा कि आप मजदूरों को जो भी टिकट का पैसा लगेगा वो जो है हम आपको दे देंगे। तो उसमें मनोहर लाल जी ने कहा कि नहीं, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, ये सब भारतीय हैं, तो आपसे हम पैसा नहीं ले सकते हैं। देखिए, 2 राज्य सरकारों के बीच जो बातचीत हो रही है ये किस तरह से हो रही है, क्योंकि सरकार अपने बाप का पैसा नहीं लगाती है। ये जो राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी ने पैसा नहीं दिया था, ये टैक्स का पैसा, और वो टैक्स का पैसा पूरे हिंदुस्तान से जाता है। राज्य के टैक्स के पैसे हैं, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन वो राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर कश्मीर में कोई चीज़ सब्सिडी मिल रही है तो वो मेरे टैक्स का भी हिस्सा वहाँ जा रहा है। ये चीज़ समझना पड़ेगा। और राज्य बिल्कुल अलग होकर के नहीं चल सकता। दिल्ली में, दिल्ली या हरियाणा या बिहार या कोई भी उत्तर प्रदेश जो है वो सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे भारत में जो है, इनफैक्ट भारत को भी देखा जाए तो अभी जैसे स्वदेशी अपनाओं की बात चल रही है, तो भारत भी सेक्लूडेड होकर के अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। हालांकि हमें उसी तरफ बढ़ना चाहिए आगे। अब आखिरी बात करूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुझे कहना था ये सब। उम्मीद करता हूं कि आपको, और अगर देखिए, एक और आपसे अपील करता हूं मैं कि क्या होता है ना, हमें मूक समर्थन बहुत ज़्यादा मिलता है कि अगर आपको मेरे बातों से विरोध नहीं है तो आप चुपचाप रहेंगे, अगर आप मेरे समर्थन में भी हैं तो भी आप चुपचाप रहेंगे। और ये गलत है, पता है क्या? क्योंकि विरोधी उछल उछल के बात करते हैं, और इससे क्या होता है कि समर्थक जो है ना, जो मूक समर्थन में, उनका दिमाग घूम जाता है। तो अगर आपके जहन में कोई बात आती है ना तो कहिए। बहुत सारे मीम शेयर करते हैं आप, बहुत कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी बात आती है तो मेरे वीडियो पे मत कीजिए, चाहिए चलेगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलिए ज़रूर,
कहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं इस राष्ट्र के तो आपको बोलना ज़रूरी है। सिर्फ मूक समर्थन काम नहीं देगा, ठीक है। तो आखिरी बात मैं बोलता हूँ कि जो पूंजीपतियों के खिलाफ मीडिया की खामोशी, इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है? ये इतना डरा हुआ क्यों है मीडिया पूंजीपतियों के खिलाफ बोलने से? क्योंकि पूंजीपति ही मीडिया कंपनीज ओन करते हैं। तो सोशल मीडिया पे तो बोलिए कम से कम, हम आप तो बात कर ही सकते हैं। मेरे अनेकों मित्र हैं जो इस समय समस्या से जूझ रहे हैं। खास करके आप अगर देखा, खास करके तो क्या बोलूं, हर सेक्टर की वही हालत है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की हालत लीजिए आप। फिल्में बन नहीं रही हैं, मल्टीप्लेक्सेस बंद बैठे हुए हैं, रिलीज़ नहीं हो रही फिल्में, OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है रिलीज़। लेकिन भाई जो लेबर वहाँ काम कर रहे थे, चलो लेबर की बात छोड़ देते हैं, लेबर की तो हालत बोल ली थी मैंने, जो हालत हो चुकी है। जो एक लेबर से ऊपर वाला जो क्लास होता है, जो मैनेजरियल लेवल के लोग होते हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में सोचिए। वो भी अप्रवासी हैं, वो भी बॉम्बे में सब के सब पैदा नहीं हुए, सब बाहर से भी आए हैं। और अगर बॉम्बे के भी हैं तो उनको भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। आप स्टार को एक जो ओवरपेड स्टार्स होते हैं, जिनको करोड़ों में पैसा जाता है, उनको आप पेमेंट देंगे, क्योंकि अगर वो रूठ गए तो शायद आपका प्रोडक्शन हाउस, आपके प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। अगर वो बीच में शूटिंग छोड़ दिए तो आपका आधा प्रोडक्शन अटक जाएगा। लेकिन आप एक मैनेजर को तो कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो तो आपके यहाँ का कुत्ता है, कुत्ते से भी गिरा हुआ है। कुत्ते के प्रति थोड़ी ममता तो होती है। तो इस बात को सोचिए। एक वीडियो आया था, उसमें एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थी, उसने बहुत सारे प्लेकार्ड्स दिखाए थे और कहा था कि देखिए हम जो है मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, हमें शहर के एक पॉश इलाके में रहना होता है, एक परसीव्ड मेरा एक पर्सोना डेवलप करना होता है, मुझे अपने आप को सस्टेन करने के लिए सोसाइटी में दिखाना पड़ता है कि देखिए हम ऐसे हैं। क्योंकि दिखावा तो है ही भाई, आप फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? उनके पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, वो घर ही भाग जाएंगे फिर आपके यहां से। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? और कोई पूंजीपतियों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? मीडिया क्यों नहीं पूछ रही? मीडिया तो डरी हुई है, खामोश है इन सब। वो मीडिया के पास सरकार को गाली देने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। वो गाली भी नहीं देंगी, वो आपसे गाली दिलवाएंगी। मीडिया सिर्फ कहते ना ड्रामा करेंगी कि देखिए ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स इस वजह से हो रहा है कि सरकार निकम्मी है, यही बोलेंगे वो। आपके दिमाग में यही फिट किया गया है। मूल कारण समझिए, जानिए और उसको लोगों को समझाइए, ताकि इसके बाद जो समाज पुनः संगठित हो उसमें पूंजीवादी वर्ग को समझ में आए कि उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद।